नमस्कार साथियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत बड़ी खबर। जी हाँ साथियों, अगर आपने आईटीआई कर रखी है या आईटीआई के अलावा आपने 12वीं कक्षा के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों विषय से उत्तीर्ण कर रखी है तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। मैं आपको बता देता हूँ साथियों कि हमारे राजस्थान में जो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो साइट है रावतबाटा के अंदर, वह आपके लिए लेकर आया है आईटी तथा 12वीं में जो गणित विषय से जिसने कक्षाएं उत्तीर्ण की हैं उसके लिए नई वैकेंसी लेकर आए। तो साथियों, हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले इस बहुत बड़ी वैकेंसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि इस वैकेंसी के फॉर्म कब स्टार्ट होने हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी पोस्ट है, आपकी स्टेट के लिए मान्य हो, अगर आप इसमें कितने एग्जाम हो गए, कितने एग्जाम के अंदर कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार से आप क्वालिफाई करोगे। तो साथियों, आज की क्लास आपके लिए बहुत बड़ी होने वाली है। अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो दोबारा मैं आपको बता देता हूं कि आपके लिए एक सुनहरा मौका है। आज ही आप आपके नज़दीकी मित्र पे जाके फॉर्म भरें और उससे पहले यह वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि ये वीडियो अंत तक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं आपको इस वीडियो के नोटिफिकेशन के अंदर जो जितनी भी डिटेल है उस डिटेल को सही तरीके से आपको समझाऊंगा ताकि आपको किसी फॉर्म भरने में दिक्कत ना हो। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि राजस्थान में स्थित है, रावतबाटा जो साइट है वहाँ पे लगभग 500 वैकेंसियाँ आई है। किसके लिए? सिर्फ आईटीआई और 12वीं जिसने पीसीएम से कर रखे अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से, उसके बहुत जल्द फार्म स्टार्ट होने वाले हैं। मैं आपको साथियों इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। इसमें आपको दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि इसी माह में, अर्थात ऑनलाइन आवेदन कब किए जाएंगे? 22/8/2024 को यह फार्म सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे और अंतिम तिथि है 11/9/2024 को। अब साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि इसके आवेदन शुल्क जमा कराने की तिथि भी यही है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि हम पूरी डिटेल से इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं। एनपीसीआईएल परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में एक अग्रणी उद्यम है जो कि भारत के एक स्थान पर नाभिकीय प्रौद्योगिकी के सभी पहलू अर्थात नाभिकीय रिएक्टरों के लिए सफल चयन, अभिकलन, निर्माण, कमीशनिंग, प्रचालन, अनुरक्षण, पुनर्द्वार, आधुनिकीकरण, अपग्रेडेशन, संयंत्र, आयु विस्तार, अपशिष्ट प्रबंधन, डिकमिशनिंग, व्यापक क्षमता रावतबाटा राजस्थान साइट पात्र भारतीय नागरिकों को विभिन्न चुनौतीपूर्ण उत्तरदायी के निर्वहन हेतु निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। साथियों, यह आपके लिए राजस्थान में स्थित राजस्थान जो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है राजस्थान में स्थित है, वहां पे आपको किसके लिए पोस्ट कौन कौन सी है? पोस्ट है आपको श्रेणी सेकंड वर्तिकाग्राही। अब आप बोलोगे वर्तिकाग्राही क्या होती है, तो सभी आपको मैं बता देता हूं साथियों। एसटी या टीएन प्रचालक और आपको मेंटेनर अर्थात साथियों जो यहाँ पे मशीनरी है उसके प्रचालन करने वाली तथा उनके अनुरक्षण करने के लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। चलिए बढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन में थोड़ा सा और आगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, पॉइंट नंबर 1 है इसके अंदर पदवार रिक्तियों का विवरण। साथियों, इसमें दो अलग अलग पोस्ट है। एक तो श्रेणी सेकंड वर्तिकाग्राही प्रशिक्षु प्रचालक और दूसरी है यहाँ पे उसका अनुरक्षण करने वाली। तो टोटल पोस्ट कितनी है? 152 और प्लस 115, तो टोटल कितनी पोस्ट होगी साथियों? 267 पोस्ट आपके लिए यहाँ पे यह लेकर आया है। साथियों, टोटल 267 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि साथियों मेंटेनर के लिए किस कैटेगरी के लिए कितने पोस्टें हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि मेंटेनर में इलेक्ट्रिशियन के लिए 26 पोस्ट, फिटर ट्रेड वालों के लिए 52 पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए 8 पोस्ट, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 25 पोस्ट, मशीनिस्ट व टर्नर के लिए 12 पोस्ट तथा वेल्डर के लिए 2 पोस्ट है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं साथियों, जो 267 पद हैं उनमें से
12 जो पद है वो किसके लिए है, विकलांग कोटे वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको लिए आरक्षित है। तो साथियों टोटल पोस्ट अगर आप विकलांग नहीं है तो आप कितने पोस्टों के लिए एलिजिबल हो, 255 पोस्ट पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या कह दिया गया है कि टोटल 267 पोस्ट है जिनमें से 12 उनके लिए रिजर्व है जो कि कोई ना कोई विकलांग है। साथियों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें विकलांगता की श्रेणी भी डिवाइडेशन की हुई है। तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों यहाँ पे अब ये पॉइंट नंबर 2 है बेंचमार्क निःशक्त जन व्यक्ति अर्थात विकलांग के लिए आरक्षण। तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों 2 पोस्ट है हमारी, एक तो है किसकी ट्रेनिंग के लिए और दूसरी किसके लिए, मेंटेनर के लिए। तो ऑपरेटर जो है हमारे पास उसमें कैटेगरी बांटी गई है। ख कैटेगरी के अंदर कौन कौन से लोग आएंगे, जो बहरा ऊंचा सुनने वाला किस में आएगा, ख कैटेगरी में। ग में आएगा जिसके एक हाथ हो, एक टांग हो, एक हाथ और एक टांग हो, उसके लिए परमस्तिक अर्थात किसी भारी चोट का नुकसान हो। उसके बाद में है कुबड़ा हो, बौनापन हो सकता है, या किसी उस पर तेजाब का हमला किया हो। उसके बाद में किसी सर में चोट आई हो या कोई अंग उसका कार्य नहीं करने वाला हो, तो ऐसे के लिए उसको घ कैटेगरी में रखा गया है। घ कैटेगरी कौन सी है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर अर्थात वह लकवे के संबंधित और विशिष्ट अधिगम अक्षमता, मानसिक दुर्बलता अर्थात वह मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर हो। उसके बाद में डी कैटेगरी, डे कौन सा आता है, बहुदिव्यांगता अर्थात हमें विकलांगता कोटा कौन सा आता है, जो कि व्यक्ति 40% से अधिक विकलांग होता है उसे कौन से कैटेगरी में रखा गया, विकलांगता श्रेणी में। अर्थात इसमें डॉक्टर के द्वारा आपको यह प्रमाणित दिया जाना चाहिए कि वह 40% से अधिक विकलांग है। तो साथियों अगर वह बहुत ज़्यादा विकलांग है तो वह कौन सी कैटेगरी में आएगा, मल्टीपल डिसेबल अर्थात उसके अलावा बहुत दिव्यांगता अर्थात जैसे आंख से अंधा हो और सुन भी नहीं पा रहे हो तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है, बहुत दिव्यांगता कैटेगरी में आएगा। उसके अलावा बात की जाए साथियों अनुरक्षक जो मेंटेनर है, तो ख कैटेगरी में बहरा सुनने वाला, एक टांग वाला, कुष्ठ उपचारित, बौनापन, एसिड हमलावान अर्थात यहाँ पे अगर आपके हाथ नहीं है तो आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोटा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मेंटेनर के लिए आपको एक हाथ तो होना जरूरी है। उसके अलावा आपको घ और डे कैटेगरी में माना गया है। उसके बाद अनुरक्षक जो फिटर ट्रेड है, फिटर ट्रेड उसमें ट्रेड वाइज बांट दिए गए हैं। तो साथियों जब बात की जाए अनुरक्षक फिटर के अंदर के में कौन सा आएगा, नेत्रहीन अर्थात एक आंख ना हो, दोनों आंखों वाला नहीं होगा, कम दृष्टि अर्थात उसे कम दिखाई देने वाला हो। गाय में कौन सा आएगा, बहरा ऊंचा सुनने वाला। गाय में एक टांग, दोनों टांग, कुष्ठ उपचारित, बौनापन अर्थात यहाँ पे अगर आप मेंटेन का कार्य कर रहे हो तो उसमें आपका हाथ होने जरूरी है। घ के अंदर डिसऑर्डर अत्यल्प विशिष्ट और डे के अंदर बहुदिव्यांगता वाले। उसके बाद में अनुरक्षक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बिना हाथ वाले अर्थात मतलब यहाँ की इनकी कोई पोस्ट खाली नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपको सिर्फ 2 ही मिलेगी। अगर इंस्ट्रूमेशन कम दृष्टि अर्थात उसे कम दिखाई दे रहा हो, बहरा ऊंचा सुनने वाला हो, उनके लिए आपको इसके इंस्ट्रूमेशन कैटेगरी के अंदर आपको पोस्ट मिलने में, बाकी कैटेगरी सभी के लिए सेम है। उसके अलावा अनुरक्षक मशीनिस्ट के लिए भी सेम वही चारों कैटेगरी है, क, ख, घ और डे। बाकी यहाँ पे नेत्रहीन कै कैटेगरी किस में नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स और फिटर में नहीं है। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा ये वेल्डर जो आप फॉर्म भरोगे तो आपको विकलांग अगर कोटा है तो आप यहाँ पे आपको मांगा जाएगा आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आओगे, तो ख ग इसमें आपको पूछा जाएगा। अब साथियों इनके अलावा हम बात करते हैं कि बेनिष्कर्षण अर्थात विकलांग रिक्तियों के वितरण कितने हैं। तो 267 पद है टोटल, 267 पोस्ट में से 12 रिक्तियां विकलांग कोटे के लिए है। नंबर 1 जो हमारे प्रचालक ऑपरेटर हैं उसके अंदर कितनी, ख कैटेगरी के लिए जो विकलांग उनके अंदर 3 पोस्ट है और ग कैटेगरी के अंदर या सी में 3 पोस्ट है। उसके अलावा यहाँ पे बात की जाए घ और डे कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है, टोटल 12 पोस्ट है। वहीं हम बात करते हैं साथियों हमारे श्रेणी एस.एन.टी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 जो कि ख कैटेगरी वाला,
फिटर के लिए 2, कै, घ और डै कैटेगरी में, और उसके बाद इंट्रोमेशन के लिए 1। ये आपके लिए, अगर आप विकलांग नहीं हो भगवान की दया से, तो अगर आप सही सलामत हो तो आपको इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम बात करते हैं बैकडॉग। 12 रिक्तियों में से 6 विकलांग कोटे के वितरण इस प्रकार के हैं। अब साथियों यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हम बात करें साथियों पद का नाम, अनिवार्यता, अनुभव जहाँ लागू हो, मानदंड, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि पर। अब साथियों यहाँ पे बात की जाए रही है कि जो प्रचालक कैटेगरी है अर्थात कैटेगरी 1 है, उसके अंदर आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, HSC अर्थात आपने 12वीं कर रखी है, कौन से विषय से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ विषय से कर रखी हो, और उसमें शर्त क्या है 50%। अगर आपके प्रतिशत हैं या 50% अंक से आप पास हुए हो तो आप इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो। उसके बाद यहाँ पे पूछी जाइए कि कम से कम SSC अर्थात 10वीं में भी आपके क्या होना चाहिए, एक अंग्रेजी विषय होना चाहिए। परंतु ये भी आपकी एक शर्त है, क्योंकि 10वीं क्लास के अंदर आपको सेकेंडरी क्लास के अंदर भी क्या करना चाहिए, एक विषय अंग्रेजी होना चाहिए, ये शर्त है। उसके अलावा जब मेंटेनर की पोस्टों की बात आती है तो मेंटेनर की पोस्टों के अलावा मैं आपको बता देता हूँ ITI ज़रूरी है। और ITI भी कौन सी, 10वीं, क्योंकि वो पोस्ट कुछ जैसे प्लम्बर की वो क्या है 8वीं बेस पे भी होते हैं, तो यहाँ पे 10वीं प्लस ITI अर्थात SSC विज्ञान, यहाँ पे आपने 10वीं पास कर रखी है तो 10वीं के साथ में विज्ञान और जो गणित विषय है उसमें भी 50% आने जरूरी है। ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी आपको ध्यान रखना। ये उन ट्रेडों के लिए ITI कोर्स की अवधि कम से कम 2 वर्ष से संबंधित को समाप्ति के बाद संबंधित क्षेत्र के अंदर, जैसे आपने ITI इलेक्ट्रॉनिक्स से की है, इलेक्ट्रिशियन से की है, फिटर से की है, तो आपको कम से कम 1 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। ये उसका आपको जब फॉर्म भरोगे तो उस फॉर्म के साथ में यह है अनुभव, आपको एक्सपीरियंस 1 वर्ष का मांगेगा। उसके बाद कहा गया है कि कम से कम SSC स्तरीय परीक्षा में 10वीं के अंदर आपको अंग्रेजी विषय होना जरूरी है। अगला आपके पास यहाँ पे है साथियों नोट दिया गया है कि ITI का प्रमाण पत्र उस संकाय ट्रेड में होना चाहिए जिसका संबंध O&M में प्रशिक्षण नियुक्ति के क्षेत्र से हो। अगर आप जिस ट्रेड से भर रहे हो और वहीं से आपने उसी ट्रेड का आपने अप्लाई करना है जिस ट्रेड से आपने ITI कर रखी है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 का कहा गया है उन संकाय ट्रेड में जिनके ITI के पाठ्यक्रम की अवधि 2 वर्षों से कम है, अभ्यर्थियों ने पाठ्यक्रम समाप्त होने के पश्चात विभिन्न उद्योग संस्थाओं में 1 वर्ष का शिक्षुता अर्थात एक्सपीरियंस प्रशिक्षण पूर्ण किया हो, उसे 1 वर्ष का अनुभव माना जाएगा। इंटर्नशिप की अवधि को अनुभव नहीं की जाएगा। तो साथियों यहाँ यह कह रहा है कि अगर आपने ITI 2 वर्षों से कम की है और अभ्यर्थी ने पाठ्यक्रम समाप्त होने के पश्चात मतलब 1 वर्ष के ITI कर ली, उसके बाद में आपने 1 वर्ष का वो कहीं एक्सपीरियंस कर लिया तो उसे 1 वर्ष का अनुभव माना जाएगा, ये यहाँ कहना है। इसके अलावा हम बात करते हैं साथियों ध्यान रखने वाली बातें। ध्यान रखने वाली बातें यहाँ पे क्या है कि समस्त निर्दिष्ट अनिवार्य योग्यताएं केवल पूर्णकालिक नियमन विद्यालय संस्था से होनी चाहिए अर्थात दूरस्थ शिक्षा अंशलाग्य प्राइवेट ओपन स्कूल इत्यादि से अर्जित योग्यता किसी भी स्थान पर विचार नहीं किया जाएगा। अर्थात जहाँ से भी आपने कोई भी विषय से डिग्री ITI की है तो वह उच्च मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से होनी चाहिए। उसके बाद में संबंधित पद में आगे उल्लेखित केवल निर्दिष्ट विद्या पर विस्तार किया जाएगा, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आप यही है कि अगर आप जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हो वो सभी के सभी डॉक्यूमेंट आपके पास सही तरीके से होनी चाहिए। उसके बाद में साथियों यहाँ पे कुछ न कुछ जैसे आप परीक्षा में सफल हो जाओगे तो आपके लिए यहाँ पे क्या माना जाएगा, थोड़ा सा मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, फिजिकल भी टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे किसी प्रकार की दौड़ नहीं है परंतु शरीर में मापदंड माने जाएंगे। तो साथियों यहाँ पे दोनों कैटेगरी के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी मांगी है, 160 सेंटीमीटर मानी है और न्यूनतम भार 45.5 किलोग्राम माना है। तो ये भी आप ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति फार्म भर रहा है वो 45.5 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए और उसकी हाइट 160
सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम है तो आप विकलांग कोटा अर्थात बौनापन कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद में आपको बता दिया जाता है कि साथियों इस पोस्ट पे अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको किस लेवल के कर्मचारी में आओगे और आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो साथियों यहाँ पे क्या दिए गए, दोनों कैटेगरी की हम बात करें तो प्रचालक के प्रशिक्षण के प्रथम वर्ष के दौरान साथियों पहले वर्ष आपको कितने दिए जाएंगे, 20,000 प्रति मंथ दिए जाएंगे। उसके बाद आपको दूसरे वर्ष कितने दिए जाएंगे, 22,000 प्रति वर्ष दिए जाएंगे। और जब आप ये दोनों आपके क्या है ट्रेनिंग 2 साल का प्रोबेशन टाइम है और प्रोबेशन 2 साल के प्रोबेशन के टाइम में आपको एक बार 3,000 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 3,000 रुपये। किस चीज़ के मिलेंगे, आपको किताबें खरीदने का, क्योंकि 2 साल आपकी ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के अंदर आपको एक ही बार बुक का या बुक अर्थात किताबें को पैसे दिए जाएंगे, जो कि आपको किताबें बाहर से खरीदनी पड़ेगी। उसके अलावा हम बात करें साथियों कि आप पोस्ट ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप लेवल 3 के अंदर नियुक्ति, आपकी पहली नियुक्ति लेवल 3 में आएगी और लेवल 3 में आपकी बेसिक सैलरी कितनी होगी, 21,700 और प्लस में डीए कितना होता है, तो अभी डीए कितना चल रहा है 50%। तो उस आधार पे आपकी जो सैलरी है वो बनेगी। बेसिक 21,700, इसी के हिसाब से आपको HRA दिया जाएगा, इसी के आपको टीए दिया जाएगा। अर्थात लगभग आपकी सैलरी 30,000 पे होगी। तो आपके टाइम में 21,700 को गुणा कर लीजिए 1.8 से, और ये आपकी क्या होगी सैलरी आएगी और उसमें 10% कटौती जो कि आपके पेंशन या एनपीएस के लिए जमा होने वाली है। अब साथी यहाँ पे आपको कौन सी पद नाम क्या दिया जाएगा, टेक्नीशियन बी आपको पद नाम दिया जाएगा। लेवल 3 में आप आओगे, बेसिक सैलरी 21,700 होगी। डीए वर्तमान में डीए 1/1/2024 से 50% है, तो इस हिसाब से 10,800 अर्थात 32,550। और उनके अलावा आपको दिए गए भत्ते हैं कौन कौन से, परिवहन भत्ता, छुट्टी यात्रा भत्ता, आवास किराया भत्ता, सतल अर्थात HRA व्यावसायिक अध्ययन भत्ता, ये आपको मिलेगा। उसके बारे में कर्मचारियों की लाभ, छुट्टी का नकदीकरण अर्थात PL के पैसे, समय पे आश्रितों की चिकित्सा सुविधा, संतानों के लिए टाउनशिप के भीतर शिक्षा सुविधा। उसके बाद में आपको केबल टीवी पर भाड़ों की प्रतिभूति, मोबाइल फ़ोन के जो पैसे, अखबार के पैसे, व्यावसायिक संस्थानों सदस्य शुल्क की प्रतिपूर्ति, कैंटीन के जो पैसे हैं वो भी आपको मिले जाएंगे। उसके बाद में प्रोत्साहन राशि की बात की जाए तो साथियों परफॉर्मेंस लिंक्ड इन्वेस्टमेंट अर्थात आपकी जो दक्षता है उसके हिसाब से भी आपको पैसे मिलेंगे। उसके बाद में आप लोन या गृह निर्माण होम लोन लगे हो तो ये भी सुविधा आपको मिलेगी। ये साथियों यहाँ पे बात की जा रही है। आयु सीमा की बात की जाए साथियों तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 11/9/2024 है। तो यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, 18 से 24 वर्ष के भीतर होना चाहिए। तो साथियों 18 से 24 वर्ष के भीतर आपकी यहाँ पे एज मांगी गई है। ऊपरी सीमा में छूट की बात की जाए साथियों तो ये सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष की है। उसके बाद में वो जो विकलांग कोटे से फॉर्म भरेंगे उनके 10 वर्ष की छूट है और विकलांग कोटे से अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 15 वर्ष की छूट है। तो यहाँ पे छूट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साथियों अगर आपने कहीं जो विधवा तलाक शुदा है तो वह 55 से 40 वर्ष की आयु से तक फॉर्म भर सकता है। उसके बाद में बात साथी यहाँ पे बात कीजिए, यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आयु छूट का पात्र है तो उसे समय के आधार पर छूट दी जाएगी जिसमें अधिकतम 56 वर्ष की आयु सीमा के अधीन रहते हुए किसी भी एक आय पर छूट आय दी जाएगी। तो साथियों ये यहाँ पे आप तैयारी करने वाले आपके लिए ये चीज़ें इतनी खास नहीं है। चलिए इसके अलावा हम और बात कर लेते हैं साथियों प्लेस ऑफ पोस्टिंग। तो साथियों यहाँ पे कहा गया कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी सिलेक्शन के बाद, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस विज्ञापन के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को रावत भाटा जो कि कोटा में स्थित है राजस्थान NPCL में तैनात किया जाएगा। उन्हें यथावत भारत में किसी भी स्थान पर सेवाएं प्रदान करनी होगी। किसी भी अन्य इकाई अर्थात अगर आपको इस
रावत बाटा से संबंधित आपको कहीं जाना पड़े तो उस जगह आपको पोस्टिंग करनी पड़ सकती है। उसके बाद में प्रशिक्षण की अवधि अर्थात प्रोबेशन टाइम कितना होगा, यहाँ पे 2 वर्ष आपको साफ साफ दिया गया है। इसके अलावा साथियों बात करते हैं वहन किए जाने वाले बॉन्ड का विवरण। तो साथियों आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा, कौन सी, न्यूनतम 2 वर्षीय और अधिकतम 5 वर्षीय के यहाँ पे आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। ये बॉन्ड किस लिए होते हैं साथियों, अगर आप किसी भी सैलरी को छोड़ते हो अर्थात या फिर आप जिस पोस्ट पे और उस पोस्ट पे आप उस पोस्ट को नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे बॉन्ड, या किसी चीज़ का उल्लंघन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। और समाप्ति होने के 5 वर्ष के बाद 5,60,000 आपको इसकी बैक गारंटी देनी पड़ेगी अर्थात 5 ईयर आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग जो आपका जो बॉन्ड होगा वो 5,60,000 का होगा और आपको 5 साल तक यह भरना पड़ेगा। उसके बाद में चयन की प्रक्रिया साथियों यहाँ पे पूछी गई, चयन की प्रक्रिया क्या है साथियों, लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा कितनी होगी, 2 होगी। मैं आपको डिटेल वाइज बताने जा रहा हूँ। अगर आप मेरी पोस्ट को पढ़ रहे हो तो अगर आप मेरी पोस्ट को पढ़ रहे हो और वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी जानकारी अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथियों आपको दिया गया कि यहाँ पे लिखित परीक्षा 2 होने वाली है, चरण 1 और चरण 2। उसके बाद में शारीरिक मानक और दस्तावेज सत्यापन होने वाले हैं। जो लिखित परीक्षा होगी वो ओएमआर पर आधारित होने वाली है, दोनों कैटेगरी के लिए सेम है। उसके बाद में साथियों यहाँ पे पूछा गया है कि लिखित जो अभ्यर्थी चरण परीक्षा, पहले दोनों परीक्षा के अंदर 50% इसमें होंगे और 50% इसमें होंगे। साथियों यहाँ पे पूछा गया है जो चरण 1 है वो 1 घंटा का होगा और चरण 2 है वो 2 घंटा का होगा। और दोनों ही चरण अगर आपको इस परीक्षा में पास होना है तो सबसे पहले चरण 1 में आपको उत्तीर्ण होना पड़ेगा। और साथियों सुबह की पहली पारी में चरण पहला होगा और दूसरी पारी के अंदर चरण 2 होगा। मैं आपको बता देता हूँ चरण पहले के अंदर गणित के 20%, विज्ञान के 20% और 10% जीके के पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे कहा गया है कि साथियों यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, तो नेगेटिव मार्किंग होगी 3 अर्थात 1/3 अर्थात 1% सही करोगे तो आपको 3 अंक प्रदान किए जाएंगे और 1 गलत करोगे तो 1% या 1 अंक काटा जाएगा। इसके अलावा बात की जा रही है साथियों कि आपको चरण 1 में उत्तीर्ण होने के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 40% लाने हैं, अन्यथा आप दूसरी कैटेगरी हो तो आपको 30% अनिवार्यता अंक लाने पड़ेंगे। यहाँ पे बात की जा रही है साथियों चरण 2 की, तो इसके अंदर 2 घंटे की अवधि मिलेगी और इसमें आपको 50% ही देखने को मिलेंगे। जब साथियों यहाँ पे बात की जा रही है ये परीक्षा की, तो इसमें भी क्वालिफिंग अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको न्यूनतम 30% लाने जरूरी है, तो ये भी आप याद रखना। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं साथियों चरण 2 के पश्चात एक योग्यता क्रम सूची केवल चरण 2 में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी, परंतु आपकी दूसरी परीक्षा की कॉपी तभी चेक की जाएगी, उन्हीं छात्रों की चेक की जाएगी जिन्होंने चरण पहला क्या कर लिया हो, पास कर लिया हो, जिसके अंदर उत्तीर्ण कर लिया हो। पहले के आधार पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसके बाद के अंदर आपको चरण 2 के अंदर शामिल किया जाएगा। समान अंक होने की स्थिति में अर्थात मैं आपको बता रहा हूं साथियों यहाँ पे आपको दिया गया है कि यहाँ पे आपको ये दिया गया है कि आपको अगर चरण 1 के अंदर या समान स्थिति में होने के लिए पहली लिस्ट के आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। चरण 2 में कम ऋणात्मक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को योग्यता क्रम के सूची के अंदर ऊपर रखा जाएगा। फिर दूसरी बात शर्त क्या है, चरण 1 में अधिक अंक पाने वालों को योग्यता क्रम में सूची में अंतर रखा जाएगा। सबसे पहले चरण 2 में अधिक अंक लाने वाले, उसके बाद में चरण 1 में, उसके बाद में चरण 1 में कम अंक ऋणात्मक अंक लाने वाले को ऊपर रखा जाएगा। उसके बाद साथियों फिर भी अगर सेम है तो यहाँ पे आपको क्या कहा जाएगा, चरण 1 में अधिक विषय में अधिक धनात्मक अंक अर्थात मैथ और साइंस में ज़्यादा % सही करोगे उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा। चरण 1 में विज्ञान विषय में अधिक धनात्मक अंक पाने वालों को इस सूची में ऊपर रखा जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में साथियों यहाँ पे क्या कहा गया है ये ध्यान से रखना। प्राथमिक व प्रगत परीक्षाएं अर्थात चरण 1 ही दिन में आयोजित की जाने वाली है, दोनों के बीच के अंदर
कम से कम आधा और अधिकतम से अधिकतम 2 घंटे का समय या 120 मिनट का अंतराल रखा जाएगा। इस अंतराल दौरान के परीक्षा को केंद्र से बाहर नहीं दिया जाएगा। परिवर्तन का करने का अधिकार किसको है? सिर्फ NPCL को है। चरण 2 परीक्षा का मूल्यांकन केवल तभी किया जाएगा, ये रही शर्त साथियों, आप ध्यान से पढ़ लेना कि अभ्यर्थी ने चरण 1 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो तभी उसी चरण 2 का मूल्यांकन किया जाएगा। श्रेणी 1 की बात की जाए, प्रचालक सबसे पहले 3 गुना कैटेगरीज में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद में जो शर्त है आपको इस विषय के आधार पे आपको लिया जाएगा। बाकी मैं आपको इसकी डिटेल आपको उसके अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसको PDF का लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिया गया साथियों, चरण 2 के पश्चात तैयार की गई योग्यता क्रम सूची के प्रत्येक ट्रेड के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग, इलेक्ट्रीशियन के अलग, फिटर के लिए अलग इनको जोड़ा जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद शारीरिक मानक परीक्षा, दस्तावेजन, कौशल परीक्षा के जो समान कट ऑफ अंकों वाले 1 से अधिक अभ्यर्थी हो तो उनको, ऐसे सभी विद्यार्थियों को कौशल परीक्षा हेतु अर्थात उनका क्या लिया जाएगा? टेस्ट लिया जाएगा और उसके आधार पे इनको क्या किया जाएगा? लिया जाएगा। उसके बाद में साथियों यहाँ पे क्या की गई? वेटिंग लिस्ट। साथियों यहाँ पे आजकल क्या है कि मैं आपको यहाँ पे 267 पोस्टें हैं, तो 267 पोस्ट के लिए 2 गुना लोगों को यहाँ पे शामिल किया जाएगा। जिन जिन लोगों ने यहाँ पे, ये वेटिंग लिस्ट कितने साल की होगी? ये शर्त क्या है? 1 वर्ष की होगी। यहाँ पे दिया गया यह प्रतिक्रिया सूची केवल उसी स्थिति में प्रचालित की जाएगी जबकि चयन सूची में चयनित कोई भी अभ्यर्थी इस पदभार ग्रहण करने के लिए चिन्हित अनुमन्य अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है। अन्यथा अभ्यर्थी कार्यभार कर लेता है किंतु कार्य ग्रहण करने की तिथि से 1 वर्ष के अंदर त्यागपत्र दे देता है या उसका निधन हो जाता है या पैनल उपलब्ध नहीं होता है तो प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी और 1 वर्ष के अंदर यह समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में साथियों यात्रा भत्ता नियमानुसार प्रतिपूर्ति दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है कि साथियों लिखित परीक्षा हेतु बुलाए गए बाह्य स्थान के अनुसूचित जाति जनजाति ऐसे क्षेत्रों के अंदर सरकार संगठन के अर्थात पंचायत में नियुक्त नहीं किया गया है कि मूल टिकट या जो भी जारी होगी उनके लिए आपको जो CBT के लिए जो बस के किराए का जो भुगतान है वो आपको दे दिया जाएगा। द्वितीय श्रेणी या स्लीपर के लिए आपको भुगतान दिया जाएगा। ये पूछा गया। मूल दस्तावेज के लिए आपको क्या क्या चाहिए? तो साथियों जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट है उसके लिए 10वीं की मार्कशीट चाहिए, विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र अर्थात TC होनी चाहिए, शैक्षणिक तकनीकी व्यवस्थाओं के अंदर जो सेमेस्टर आपने जो उनकी मार्कशीट चाहिए आपको। इनके अलावा साथियों OBC सर्टिफिकेट, और ये आपको जब आप एग्जाम क्लियर कर लोगे तो वहाँ आपको जरूरत पड़ेगी। उसके बाद के अंदर आपको साथियों यहाँ पे क्या है कि 10 पॉइंट स्केल पर समक्ष ये आपके लिए लागू नहीं है। जब आप एग्जाम कर लेते हो तो शिक्षा व्यवस्था के लिए आपको चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति उसके लिए स्वस्थ पाए जाने पर निर्भर करेगी। आवेदन कैसे करें उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मैं आपको इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा। आपको दोनों कैटेगरी इसमें दी गई है। तो साथियों ये आप यहाँ से डाउनलोड करके इतनी मैं आपको बेस्ट चीज़ें बता दी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो साथियों ये आपको डिटेल मिल जाएगी यहाँ पे कि पंजीकरण कैसे करें। उसके बाद में आपको बैंक डिटेल भी मांगेगा। अगर आप प्रवेश पत्र जो एग्जाम देने आओ तो आपको क्या ID लेके आनी है, ये सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। साथियों आवेदन प्रस्तुत करने की आरंभ तिथि कब है? आपको 22 अगस्त से यह फार्म स्टार्ट होंगे। उसके बाद में 11 जो सितंबर है वह 11 सितंबर को फॉर्म की लास्ट डेट हो जाएगी। तो साथियों ये है। उसके बाद में आपको जो सर्टिफिकेट लगाना होगा, अर्थात आप विकलांग हैं तो विकलांग कोटे का जो सर्टिफिकेट तभी चलेगा जब आप विकलांगता की श्रेणी में 40% से अधिक हो और आप ये नॉर्मल आदेश है ये आप पढ़ लेना। तो साथियों आपको मेरी वीडियो पसंद लगे आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप को ये मेरी यह क्लास इंपॉर्टेंट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।